हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCE 107 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको उन सभी मुश्किलों के बारे में बताना है जो कोऑपरेटिव संगठनों को इंडिया में फेस करनी पड़ती है। इसमें फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और पॉलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स शामिल होनी चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब ऐसे संगठनों से है जो मेंबर्स के द्वारा चलाए जाते हैं और जिसमें मुनाफा और जिम्मेदारी सबके बीच बांटी जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट सोसाइटीज, हाउसिंग कोऑप्स etc। इनका उद्देश्य होता है डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना और सभी को फायदा देना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इन्हें काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेन बॉडी। 1. प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स ऐसे लोग चला रहे होते हैं जिन्हें फाइनेंस, लॉ या बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं होती। गवर्नेंस वीक होती है जिससे रिसोर्सेस का मिसयूज होता है। इलेक्शंस टाइम पे नहीं होते और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से डिसीजन मेकिंग पर बुरा असर पड़ता है। 2. पैसे की कमी। ये ज्यादातर सरकारी मदद या सब्सिडीज पर डिपेंडेंट होते हैं। इनका खुद का इंटरनल रेवेन्यू या सेविंग्स काफी कम होता है। खासकर रूरल एरियाज में छोटे और मार्जिनल फार्मर्स ही मेंबर्स होते हैं, जिससे कैपिटल बिल्ड नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, कई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PACS में कैपिटल की कमी होती है और उन्हें ऊपर के कोऑपरेटिव बैंक्स से लोन लेना पड़ता है। 3. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और भ्रष्टाचार। कोऑपरेटिव्स को कई बार पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया जाता है और अपॉइंटमेंट्स भी कनेक्शंस के बेसिस पर होते हैं। मैनेजमेंट में करप्शन होता है, पैसा चुरा लेना, फेक रिकॉर्ड्स बनाना या मेंबर्स को गुमराह करना। इससे असली कोऑपरेशन का वैल्यू खत्म हो जाता है। 4. टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ज्यादातर कोऑपरेटिव्स के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम्स नहीं होते। इंटरनेट, ऑफिस स्पेस या ट्रांसपोर्ट जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूर होता है। प्राइवेट कंपनीज के कंपटीशन में ये पीछे रह जाते हैं। 5. मेंबर्स का लो पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। कई मेंबर्स मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेते और उन्हें अपने राइट्स और ड्यूटीज का पता भी नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो मेंबर्स ट्रस्ट लूज कर देते हैं। इससे डेमोक्रेसी वीक हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। 6. कानूनी और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। अलग अलग स्टेट्स के अलग लॉज होते हैं जिससे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स का ओवर कंट्रोल ऑटोनॉमी को लिमिट करता है। ऑडिट्स और अप्रूवल्स में डिले होता है जिससे काम स्लो हो जाता है। कंक्लूजन। इंडिया का कोऑपरेटिव सेक्टर रूरल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ में बड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन पुअर गवर्नेंस, स्ट्रक्चर की कमी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण इसका पोटेंशियल पूरा उस नहीं हो रहा। जरूरत है रिफॉर्म्स की, अवेयरनेस बढ़ाने की और ट्रांसपेरेंसी लाने की। अगर सही तरीके से चलाया जाए तो कोऑपरेटिव्स एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं प्राइवेट बिजनेसेस के लिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Critically examine the concept of jobless growth. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें हमें यह समझाना है कि GDP बढ़ने के बावजूद जॉब्स क्यों नहीं बनती, इसके क्या कारण है, इंडिया में इसका क्या असर हुआ है और क्या ये लॉन्ग टर्म में ठीक है या नहीं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि देश की इकोनॉमी GDP के रूप में तो ग्रो करती है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ नए जॉब्स क्रिएट नहीं होते। मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा। इंडिया जैसे देश में जहां रोजगार की डिमांड ज्यादा है, ये सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। इस टॉपिक को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे विकास मॉडल पर सवाल उठाता है। मेन बॉडी। 1. जॉबलेस ग्रोथ का अर्थ और लक्षण। जॉबलेस ग्रोथ में GDP या इंडस्ट्रियल आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उतना बढ़ोतरी नहीं होती।
इसमें ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिससे आदमी की जगह मशीन काम करती है। इंडिया में 2000 और 2010 के दौरान जीडीपी ग्रोथ तो अच्छी रही, लेकिन जॉब्स उतने नहीं बढ़े, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 2. इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ के कारण टेक्नोलॉजी का यूज, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मैनुअल जॉब्स की जरूरत कम कर दी है। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ, आईटी और सर्विसेज सेक्टर जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं देते। मैन्युफैक्चरिंग का कमजोर होना, चीन के मुकाबले इंडिया में लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रांग नहीं है। लेबर लॉस की रिजिड पॉलिसीज, कुछ लोग मानते हैं कि कठिन लेबर कानून की वजह से एम्प्लॉयर्स ज्यादा लोग नहीं रखते। स्किल गैप, काफी यूथ के पास इंडस्ट्रीज के रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होते, इस वजह से वो नौकरी के लायक नहीं होते। 3. जॉबलेस ग्रोथ के प्रभाव, आय में असमानता, सिर्फ कैपिटल ओनर्स या हाई स्किल्ड लोगों की इनकम बढ़ती है, जिससे रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता है। बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली यूथ और रूरल एरियाज में, जो इकोनॉमिक और सोशल टेंशन बढ़ा सकता है। माइग्रेशन और अर्बन प्रॉब्लम्स, रूरल एरियाज में काम न मिलने पर लोग सिटीज में आते हैं, जिससे भीड़ और प्रेशर बढ़ता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का नुकसान, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो इंडिया अपने यंग पॉपुलेशन का फायदा नहीं उठा पाएगा। 4. सॉल्यूशंस और सरकारी योजनाएं, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स यूथ को ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉयबल बनाते हैं। एमएसएमई को सपोर्ट करना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का बड़ा सोर्स हो सकता है। लेबर रिफॉर्म से फॉर्मल जॉब्स बढ़ सकती है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट से काम के मौके बढ़ेंगे। पब्लिक स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा रूरल एरियाज में रोजगार और सिक्योरिटी देती है। कंक्लूजन, जॉबलेस ग्रोथ इंडिया जैसे देश के लिए एक मेजर कंसर्न है। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें इंश्योर करना होगा कि हर ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट भी ले आए। हमें ऐसे पॉलिसीज चाहिए जो इंक्लूसिव और जॉब्स फोकस्ड हो। अगर हमने इस इशू को इग्नोर किया तो फ्यूचर में इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Explain the dynamics of industrial location. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। इसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट जैसे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। साथ ही कुछ थियरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देने हैं जिससे जवाब कंप्लीट हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब है कि इंडस्ट्री किस जगह पर एस्टेब्लिश की जा रही है। ये डिसीजन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस। इंडस्ट्रियल लोकेशन की स्टडी से पता चलता है कि कुछ एरियाज में इंडस्ट्रीज ज्यादा क्यों होती है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज इस पर काफी इम्पैक्ट डाल रही है। मेन बॉडी। 1. इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। रॉ मटेरियल की उपलब्धता, जैसे स्टील, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के पास लगती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। सस्ता और अवेलेबल लेबर। टेक्सटाइल जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज उन रीजन्स में लगती है जहां सस्ता और अबंडेंट लेबर मिलता है, जैसे तमिलनाडु। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। रोड, रेल, पोर्ट एक्सेस होने से कॉस्ट कम होती है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसका एग्जाम्पल है। मार्केट के नजदीक। पेरिशेबल या हेवी आइटम्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज कंज्यूमर के पास लगती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स। पावर सप्लाई। इंडस्ट्री को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए ये पावर स्टेशंस के आसपास होती है। 2. इंडस्ट्रियल लोकेशन की थियरीज। वेबर की लीस्ट कॉस्ट थियरी। अल्फ्रेड वेबर ने ये थियरी दी थी जिसमें बोला गया कि ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्ट कम रखना लोकेशन चूज करने में जरूरी है। लोस्क की मार्केट एरिया थियरी। इस थियरी के हिसाब से इंडस्ट्री को मार्केट के करीब होना चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एक जैसे इंडस्ट्रीज साथ में लगती है ताकि सर्विसेज, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकें, जैसे बेंगलुरु का आईटी हब। 3. सरकारी पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल जोन्स का रोल। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यह जोन्स एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें टैक्स छूट और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड क्लस्टर्स, जैसे चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, यह रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज।
सब्सिडीज, इंसेंटिव्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंडस्ट्रीज का लोकेशन डिसाइड करते हैं। 4. बदलते हुए ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल लोकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज बॉर्डर्स के अक्रॉस मूव कर रही है। बीपीओ जैसे इंडिया में आए क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर सस्ता है। टेक्नोलॉजी का रोल, अब इंटरनेट और ऑटोमेशन के वजह से रिमोट एरियाज भी वायबल हो गए हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशन और एनवायरमेंट रूल्स के वजह से अब इंडस्ट्रीज सेंसिटिव एरियाज में नहीं लगती। कंक्लूजन, आज इंडस्ट्रियल लोकेशन का डिसीजन सिर्फ रॉ मटेरियल या लेबर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि पॉलिसीज और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सही लोकेशन चूज की जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. What is meant by marginalist principle? What are its limitations? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्जिनलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब बताना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस या खामियां डिस्कस करनी है। इसमें थियरी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्जिनलिस्ट प्रिंसिपल माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि लोग अपने डिसीजंस मार्जिनल चेंजेस के बेसिस पर लेते हैं, मतलब एक और यूनिट लेने या बनाने का एक्स्ट्रा फायदा या खर्चा। ये प्रिंसिपल कंज्यूमर के बिहेवियर, प्रोड्यूसर के डिसीजंस और रिसोर्स एलोकेशन को समझने में मदद करता है। ये मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से जुदा होता है। लेकिन रियल लाइफ में इस प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। मेन बॉडी। 1. मार्जिनलिस्ट प्रिंसिपल का अर्थ। मार्जिनलिस्ट प्रिंसिपल कहता है कि लोग या फर्म्स तब तक डिसीजन लेते हैं जब तक उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा यूनिट का फायदा उसके कॉस्ट से ज्यादा है। जैसे कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट तब तक खरीदता है जब तक उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से ज्यादा या बराबर हो। वही फर्म भी तब तक प्रोडक्शन करती है जब तक मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स के कई बेसिक रूल्स जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बेस है। 2. इसका प्रयोग कहाँ होता है? कंज्यूमर चॉइस थियरी। कंज्यूमर अपना पैसा ऐसे डिवाइड करता है कि सभी प्रोडक्ट्स का मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी बराबर हो। प्रोड्यूसर डिसीजंस। फर्म डिसाइड करती है कितना आउटपुट बनाना है मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू के कंपैरिजन से। रिसोर्स एलोकेशन। परफेक्ट मार्केट में ये प्रिंसिपल एफिशिएंट एलोकेशन तक ले जाता है जहां मार्जिनल बेनिफिट और कॉस्ट बराबर हो जाता है। 3. लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनलिस्ट प्रिंसिपल। रैशनैलिटी का असम्पशन। ये मानता है कि सब लोग हमेशा रैशनल होते हैं और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। मेजरमेंट प्रॉब्लम। बहुत सारी सिचुएशंस में मार्जिनल कॉस्ट या यूटिलिटी को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का इग्नोर होना। डिसीजन मेकिंग सिर्फ यूटिलिटी और कॉस्ट पर बेस्ड नहीं होती, इमोशंस, हैबिट्स और सोशल प्रेशर्स भी रोल प्ले करते हैं। डायनामिक एस्पेक्ट्स का अभाव। ये प्रिंसिपल मोस्टली स्टैटिक है, जो इनोवेशन, अनसर्टेनिटी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को इग्नोर करता है। पब्लिक पॉलिसी में लिमिटेशन। पब्लिक गुड्स जैसे हेल्थ या एजुकेशन के लिए मार्जिनल एनालिसिस हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि ये कलेक्टिव नेचर के होते हैं। 4. आलोचनात्मक दृष्टिकोण और आज का संदर्भ। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जरिए इस प्रिंसिपल को एक्सपेंड किया है, जिसमें इरैशनल बिहेवियर और बियास को भी इंक्लूड किया गया है। सिंपल डिसीजन मेकिंग के लिए ये प्रिंसिपल यूजफुल है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसके साथ ब्रॉडर अप्रोच लेना जरूरी है। इम्परफेक्ट मार्केट्स जैसे मोनोपोली में ये सोशली ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं देता, इसलिए इसके साथ और मॉडल्स का उस होता है। कंक्लूजन। मार्जिनलिस्ट प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो डिसीजन मेकिंग को समझने में हेल्प करता है, लेकिन ये आइडियल असम्पशंस पर बेस्ड है जो रियल वर्ल्ड में हमेशा काम नहीं करते। इसलिए इसकी लिमिटेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि इसका सही यूज किया जा सके। जब इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल और बिहेवियरल मॉडल्स के साथ कंबाइन किया जाता है, तब ये ज्यादा यूजफुल बनता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11. हाउ प्राइसिंग डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट स्ट्रक्चर? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन।
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि प्राइस डिसाइड करने का प्रोसेस किस तरह मार्केट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। हमें हर मार्केट स्ट्रक्चर जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के कॉन्टेक्स्ट में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी मार्केट में कंपटीशन कैसे काम करता है। हर स्ट्रक्चर में प्राइस डिसाइड करने का तरीका अलग होता है। कहीं पे फर्म्स प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती और कहीं पे वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट करती है। प्राइसिंग डिसीजन प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसिंग। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं और प्रोडक्ट सबका एक जैसे होते हैं। यहाँ फर्म्स प्राइस टेकर्स होती है, मतलब वो मार्केट के प्राइस को हाई एक्सेप्ट करती है। प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर मार्केट डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, खेती के प्रोडक्ट्स जैसे गेहूं, चावल। की पॉइंट, फर्म सिर्फ क्वांटिटी डिसाइड करती है, प्राइस मार्केट ही फिक्स करता है। 2. मोनोपोली में प्राइसिंग। मोनोपोली तब होता है जब मार्केट में सिर्फ एक हाई सेलर होता है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फर्म प्राइस मेकर होती है, मतलब वो प्राइस पर कंट्रोल रखती है। प्राइस डिमांड और मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर सेट होता है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज कुछ स्पेसिफिक रूट्स पर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। की पॉइंट, मोनोपोली में फर्म प्राइस और आउटपुट दोनों पर कंट्रोल रखती है। 3. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइसिंग। यहाँ बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बेचती है। प्रोडक्ट में यूनिकनेस के कारण फर्म थोड़ा प्राइस कंट्रोल करती है। ब्रांडिंग, क्वालिटी और एडवर्टाइजिंग प्राइसिंग में रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट, शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स हर ब्रांड अलग प्राइस पर मिलता है। की पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंस की वजह से फर्म के पास मॉडरेट प्राइसिंग पावर होती है। 4. ओलिगोपोली में प्राइसिंग। ओलिगोपोली में कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है। यहाँ फर्म्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, अगर एक प्राइस चेंज करे तो दूसरी भी रिएक्ट करती है। स्ट्रैटेजीज जैसे प्राइस लीडरशिप, मिलके प्राइस सेट करना या प्राइस वॉर्स कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल, टेलीकॉम या कार कंपनीज। की पॉइंट, प्राइस ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि कोई भी पहले प्राइस कम करके लॉस नहीं लेना चाहता। कंक्लूजन, मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि एक फर्म प्राइस पर कितना कंट्रोल रखती है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मोनोपोली और ओलिगोपोली में काफी कंट्रोल होता है। प्राइसिंग डिसीजन कंज्यूमर के रिएक्शन, कंपटीशन और कॉस्ट के बेस पर लिया जाता है। रियल लाइफ में हर इंडस्ट्री का अलग स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस पर पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 1. चाइल्ड लेबर एक्ट 1933। 2. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले टॉपिक में हमें चाइल्ड लेबर एक्ट 1933 के फीचर्स और इंपॉर्टेंस बतानी है। दूसरे टॉपिक में हमें स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस के रोल, फंक्शंस और इम्पैक्ट को समझाना है, स्पेशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन के दोनों टॉपिक्स भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट 1933 ने बच्चों को श्रम के शोषण से बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया था। वहीं दूसरी तरफ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ने छोटी मोटी औद्योगिक यूनिट्स को फाइनेंस देकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोनों पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ को प्रमोट करती है। मेन बॉडी। 1. चाइल्ड लेबर एक्ट 1933। बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव। चाइल्ड लेबर एक्ट 1933 भारत में पहला ऐसा कानून था जिसका एम था बच्चों को खतरनाक कामों से दूर रखना और उनकी सेहत और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना। मेन प्रोविजंस। चाइल्ड की डेफिनेशन 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति। खतरनाक इंडस्ट्रीज जैसे माइनिंग, फैक्ट्री वर्क में उनका काम करना माना। काम के घंटे और रेस्ट पीरियड फिक्स किए गए। इस एक्ट ने आगे के स्ट्रॉन्ग कानून जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के लिए रास्ता बनाया। इंपॉर्टेंस। इस एक्ट ने भले ही ज्यादा एनफोर्समेंट नहीं देखा, लेकिन इसने एक नेशनल लेवल अवेयरनेस क्रिएट की और फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए बेस बनाया। 2. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस (SFC). डेफिनेशन और एस्टेब्लिशमेंट।
स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस 1951 के एक्ट के तहत बनाए गए थे। इनका एम था छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को लोन्स और सपोर्ट देना, स्पेशली राज्यों के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स: रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, नए एंटरप्रेन्योर्स को उद्योग शुरू करने में मदद देना, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स देना फॉर मशीन्स, फैक्ट्री सेटअप, ईटीसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और एक्सपेंशन में हेल्प करना, फंक्शंस और एक्टिविटीज, मशीनरी खरीदने, बिल्डिंग बनवाने के लिए लोन देना, छोटी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स को अंडरराइट करना, कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद देना, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना वाया कंसेशनल लोन्स। एग्जाम्पल्स और इम्पैक्ट: राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु टीआईआईसी ने हजारों छोटी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एसएफसीएस ने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करने में मदद की। चैलेंजेस: बढ़ती एनपीए मतलब लोन वापस ना मिलना, प्राइवेट बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से कंपटीशन, फंड्स की कमी और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आए। कंक्लूजन: तो समरी में चाइल्ड लेबर एक्ट 1933 एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत थी जिसका मकसद था बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। दूसरी तरफ स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ने छोटी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका दिया, जिससे स्टेट लेवल डेवलपमेंट हुआ। दोनों पॉलिसीज ने भारत में सोशल प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों को बैलेंस करने का काम किया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।